हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छा है? सब मस्त है? चलिए, आप लोग को हम टेंथ का मैथ बिहार बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरा नाम अभिनव आनंद है और धीरे धीरे मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप लोग जानता जाइएगा मुझे। ठीक है, अपने आप धीरे धीरे आप मुझे पहचान जाइएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। आपका कुछ आप, आपका पहला जो चैप्टर है, आपका जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्या। कौन सा चैप्टर है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर्स यानी पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम यही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है मेरे भाई, यही से स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या बताने से पहले हम थोड़ा सा कुछ आपको मैथ को जो है ना जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से पूरा टॉप लेवल तक ले जाएंगे। तो हम पहले वास्तविक संख्या से पहले कुछ थोड़ा सा हम छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा चीज मैथ कहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई बहन, चलो। अन्यथा इससे पहले हम आप लोग को सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा सिलेबस आप लोग को पता ही है, फिर भी थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस क्वेश्चन बैंक पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस अभी हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम रिव्यू दे देते हैं। सिलेबस आप लोग का क्या है? ऐसे सिलेबस आप लोग को पता ही है कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। आपका टोटल 6 पेपर का एग्जाम होगा। कितने? 6 पेपर का एग्जाम होगा। 6 पेपर का एग्जाम होगा और हर पेपर 100 नंबर का एग्जाम होगा। हर पेपर, सभी पेपर 100 नंबर का होगा। ईवी पेपर 100 नंबर का, 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 ईवी पेपर 100 नंबर का और ईवी पेपर 100 नंबर। सभी पेपर 100 नंबर का होगा। सभी पेपर कितने कितने नंबर का होगा मेरे भाई? 100 नंबर का होगा। ईवी 100 नंबर का, ईवी 100 नंबर का, ईवी 100 नंबर, ईवी 100 नंबर, ईवी 100 नंबर, यानी सभी पेपर 100 नंबर का होगा। कितने का होगा मेरे भाई? 100 नंबर का होगा। लेकिन इसमें इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर, ये पेपर का नंबर जुटता नहीं है। ये पेपर का नंबर जुटता नहीं, यानी तुम्हारा जो जुटेगा वो 500 नंबर में जुटेगा, 500 नंबर का। और ये तुम्हारा इंग्लिश का जो पेपर होता है ये तुम्हारा नंबर जुटता नहीं है। ठीक है, तो 500 नंबर में 500 नंबर में तुम्हारा एग्जाम होगा हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथ का। और साइंस और सोशल साइंस का पेपर होगा 80 नंबर का, 80 नंबर का होगा। और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का क्या होता है मेरे भाई? प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है मेरे भाई बहन। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, यानी प्रैक्टिकल 20 नंबर का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। और साइंस 80 नंबर का, सोशल साइंस 80 नंबर का होता है। यानी मैथ 100 नंबर का, साइंस भी 100 नंबर का, लेकिन 80 नंबर का तुम्हारा पेपर एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। फिर यहाँ भी 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। संस्कृत 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का और इंग्लिश 100 नंबर का, लेकिन इंग्लिश का पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है, और ऐसा नहीं कभी हम मैथ पढ़ा रहे हैं सिर्फ मैथ पर ही फोकस करना, ऑल सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मैथ पर भी फोकस करना है, साइंस पर भी, सोशल साइंस पर भी, संस्कृत पर भी और हिंदी पर, यानी सभी
सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तभी जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ में 500 में 100 नंबर 100 ला दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए सिर्फ 500 में मैथ में सिर्फ नहीं लाना है, सब सब्जेक्ट में लाना है। यानी मैथ में भी अच्छा स्कोर करना है, साइंस में भी, सोशल साइंस में भी, संस्कृत में भी और हिंदी में, और इंग्लिश 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 बहुत ज़रूरी है, तो इंग्लिश में भी। यानी 500 में सब तुम्हारा एवरेज स्कोर भी लाएगा तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन मैथ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हर एक चैप्टर यानी तुम्हारा लगभग 15 से 16 चैप्टर है, 15 से 16 चैप्टर है, और 15-16 चैप्टर हम कवर करेंगे, और एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, एक एक टॉपिक कवर करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि हर एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक। 15-16 चैप्टर में आज हम तुम लोग को बताए देख, आज हम तुम लोग को रियल नंबर पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है तुम्हारा रियल नंबर, पहला चैप्टर है तुम्हारा कौन सा चैप्टर? रियल नंबर। यही रियल नंबर हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर ही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। रियल नंबर हम पढ़ाएंगे आज। रियल कुछ थोड़ा सा मैथ का बेसिक, जहाँ से मैथ स्टार्ट है वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम तुम लोग को अंक समझते हो? अंक यानी डिजिट मैथ यहीं से स्टार्ट है मेरे भाईवान, मैथ यहीं से स्टार्ट ही है, अंक से ही स्टार्ट, इससे नीचे कुछ जा ही नहीं सकते हैं। यहाँ से ही स्टार्ट, मैथ यहीं से स्टार्ट ही होता है, ठीक। हम लोग को अंक, आज बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन होंगे जिसे अंक भी नहीं पता होगा। अब महारथी होंगे, बिरला होंगे तो उसका बात अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिससे कि अंक ही पता नहीं होगा। देखो हम अंक बताते हैं। अंक टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक 10। टोटल कितने अंक है? 10। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक कितने होंगे? टोटल अंक हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी टोटल जो अंक है वह कितने अंक है? 10 अंक है। टोटल 10 अंक है। टोटल 10 अंक है। अच्छा, अंक से मिलकर ही संख्या बना है। अंक से ही संख्या बना है, यानी अंक से ही संख्या बना है, अंक से ही नंबर्स बना है। अब अंक से ही नंबर बना है। अब हम अगर जो ऐसा नहीं, अच्छा अंक, ये जो अंक है, ये अंक है, इसे हम संख्या भी बोलते हैं। ये संख्या भी है, ये जो है ये संख्या। हम अगर जो तुमसे पूछे एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंकों की टोटल 10 संख्या है। 10 संख्या। धीरे धीरे आप लोग को पूरा अच्छा समझ, गौर कंसंट्रेशन अगर अच्छा से बना कर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और हमें लगता है इससे अच्छा कोई भी पढ़ाता होगा पूरा बिहार में, कोई नहीं। तो अंक ये समझ रहे। अच्छा नंबर मान लो, नंबर इसी से मिलकर बना है, जैसे कि 731 73 16। मान लो 73 16 कोई एक संख्या लिए, 73 16 कोई एक संख्या लिए। इस संख्या किससे मिलकर बना? अंक से मिलकर बना। देखो 7 यहाँ से लाए हैं, 6 यहाँ से लाए हैं, 1 यहाँ से लाए हैं, 3 यहाँ से लाए हैं। यानी संख्या जो है अंक से ही मिलकर संख्या बनी है। अब हम तुमसे
प्रश्न पूछे, एक सवाल पूछे कि बताओ भाई 231 में कितने अंक और संख्या है? 231 में कितने अंक और संख्या है? 231 में कितने अंक और संख्या है? क्या होगा? 231 में कितने अंक और संख्या है? इसका देखो, 231 में कितने अंक हम तुमको क्या बताएं? अंक किसमें कितने हैं? अंक 3 है, 1 2 3, लेकिन संख्या तो एक है। जैसे कोई अगर तुमसे पूछता है कि मोबाइल नंबर का संख्या बताइए, एक मोबाइल नंबर का संख्या बताइए, एक मोबाइल नंबर की संख्या, तो तुम कैसे बता देते हो अपना मोबाइल नंबर? 9631802504, कैसे बता देते हो कि मेरा ये नंबर है? एक संख्या बताते हो, ये एक संख्या हुआ, ये एक संख्या हुआ। टोटल कितने संख्या हुआ? एक संख्या हुआ, लेकिन इसमें डिजिट यानी इसमें नंबर जो है एक है, लेकिन इसमें डिजिट कितना है? इसमें डिजिट कितना है? तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें डिजिट टोटल 10 है। डिजिट 10 है लेकिन नंबर एक है। क्लियर है? अच्छा, इसमें और कुछ अंक संख्या समझ गए हो यही और अच्छा, इसमें एक अंकों की संख्या तो ये हो गया। दो अंकों की संख्या अगर पूछे, कोई दो अंक हम पूछे तुमसे कि दो अंकों की संख्या कितने हैं, तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से 99 तक। तीन अंकों की संख्या 100 से लेके 999 तक, 999 तक। चार अंकों की संख्या 1000 से लेके 9999 तक, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, मैं तुम लोग को समझाना था अंक और संख्या। अंक टोटल 10 है। टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक 10 है। और नंबर कितने? अच्छा, अंक सीमित है, अंक 10 ही है। अंक टोटल कितना है? अंक टोटल 10 ही है। अंक 10 है, लेकिन नंबर संख्या लेकिन संख्या जो है, संख्या असीमित है। संख्या सीमित नहीं, संख्या असीमित है। संख्या असीमित है, लेकिन नंबर सीमित है। अंक सिर्फ और सिर्फ 10 ही है। अंक 10 है, लेकिन संख्या तो बहुत सारी है, इतना कि तुम गिन ही नहीं पाओगे। बहुत सारी संख्याएं तो बहुत है, लेकिन अंक सिर्फ 10 है, सिर्फ 10 है। अंक कितने? सिर्फ 10 है, लेकिन संख्या कितना है? संख्याएं तो बहुत है, 25 है, 24 है, 10 है, मतलब जितना भी लिख सकते तुम संख्या, तुम्हारे जितना मन में भी जो भी आए। हाँ, 9631230496 यानी जितना भी तुम लिखो, यानी 25 24 30 डॉट डॉट, यानी जितना भी तुम लिखो, ये सब का सब संख्या का सीमित है ही नहीं, संख्या असीमित। लेकिन अंक सीमित है, सिर्फ 10 है। अंक सिर्फ 10 है। और संख्या में भी कुछ सीमित है, जैसे दो अंकों की संख्या 90 ही होगा, दो अंकों की संख्या 90 ही होगा। तीन अंकों की संख्या सिर्फ 900 ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब दो अंकों की संख्या 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 से स्टार्ट होती है, 99 पर जाकर खत्म हो जाती है। तो दो अंकों की संख्या, जैसे दो अंकों की संख्या के एग्जाम्पल हम बताएं, दो अंकों की संख्या क्या है मेरे भाई? तो दो अंकों की संख्या जैसे मान लो 25, ये क्या है? दो अंकों की संख्या। 26 दो अंकों की संख्या है। 10 दो अंकों की संख्या है। 27 दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या 10 27 25 26, 10 27 25 26, ये सब दो अंकों की संख्या है। तीन अंकों की संख्या तो 231 432
432, ये सब 2 अंकों की संख्या, ये सब 2 अंकों की संख्या, ये सब 2, ये सब 3, सॉरी ये सब 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 25, 26, 4 अंकों की संख्या, तो ये सब 4 अंकों की संख्या। लेकिन अब हम तुमसे पूछे कि बताओ भाई, अभी हम तुमसे पूछे कि बताओ भाई 25 और 26 में कुल कितने अंक और संख्या है। बताओ भाई तुम कि 25 और 26 में कुल कितने अंक और संख्या, कुल कितने अंक और संख्या, बताओ। बताओ, देखो हम बताते हैं। 25 और 26 में टोटल अंक जो है, कुल अंक 1 2 3 4, 4 अंक। कितने अंक है? 4 अंक। और इसमें देखो, और संख्या कितने हैं? संख्या तो एक ही है, संख्या एक। अच्छा, हम एक और दूसरा प्रश्न देते हैं, दूसरा सवाल हम आप लोग को करने देते हैं। आप लोग को हम दूसरा सवाल देते हैं। दूसरा सवाल है 25, 24 एंड 26। 25, 24 एंड 26 में कितने अंक और संख्या है, यानी 25, 24, 26, 25, 24, 26 में कितने अंक और कितने संख्या हैं। 25, 24, 26 में कितने अंक और कितने संख्या हैं। तो देखो मेरे भाई बहन, देखो 25, 24, 26 में कितने संख्या हैं। तो सबसे पहले देखो कि अंक और संख्या। सबसे पहले देखो संख्या कितनी है। संख्या देखो, एक संख्या ये हुआ, एक संख्या ये हुआ, एक संख्या, यानी टोटल 3 संख्या है। इसमें टोटल कितने संख्या है? टोटल 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। अब इसमें अंक कितने हैं? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। टोटल अंक कितने हैं? 6, यानी अंक हो गए 6, संख्या हो गए 3। अंक इसमें कितने हैं? 6, और नंबर कितने हैं? 3। समझ रहे हो? क्लियर है? समझ गए हो ना? ठीक है। मेरे भाई अब हम तुम लोग को तो थोड़ा सा हम ऐसे कुछ अंक और नंबर के बारे में खेलना सिखा दिए कि ऐसे ऐसे नंबर और ऐसे ऐसे संख्या के साथ हम मैथमेटिक्स में खेलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा हम रियल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। हम तुम लोग को स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या हम तुम लोग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या है क्या? बस यहीं से तुम्हारा अब स्टार्ट हो जाएगा पूरा एकदम धीरे धीरे। हर एक चैप्टर तुम्हारा हम कवर करेंगे एग्जाम से पहले। और एग्जाम से पहले तुम्हारे लिए हर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल सब करवाएंगे एकदम, जितना भी है सब। यानी अगर हमसे पढ़ रहे हो तो 100% स्कोर करना होगा। 100% स्कोर करना होगा। यानी ये बात भी सत्य है कि सब कोई 100% स्कोर नहीं करेगा, सब 100% स्कोर नहीं करें। लेकिन हम अगर जो आप लोग को जैसे जैसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो मेरे भाई बहन, 100% स्कोर
श्योर है कि मैथ में आपका 100% स्कोर आएगा। अभी हम आप लोग को सिलेबस कवर करवा रहे हैं। अभी हम आप लोग को सिलेबस कवर करवा रहे हैं। आराम से सिलेबस पढ़ते जाओ और रिवीजन, और हम बोलते जाएंगे कि इतना अभी रिवीजन करो। यानी अगर जो आज इतना क्लास किया तो तुम हर यानी 10 आधा घंटा 1 घंटा तुम्हें और टाइम देना है। अगर जो अभी हम जितना भी देर पढ़ाएं, घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 1 घंटा और टाइम देना है रिवीजन में। 1 घंटा और टाइम देना है रिवीजन में। 1 घंटा और टाइम देना है रिवीजन में। 1 घंटा और पूरा टाइम देना है रिवीजन में। हम क्या समझाए, अंक क्या है, कैसे बना, क्या नंबर कैसे बना, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे अपने से और एकदम पूरा मंथन से उसको समझ, और अपने से। और जो डाउट होगा कमेंट सेक्शन खुला होगा, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर देना, हम देख लेंगे और तुम्हें रिप्लाई भी दे देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम तुम्हें उस चीज़ को डिस्कस कर देंगे कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ठीक है मेरे भाई बहन। तो 1 घंटा पक्का तुम रिवीजन के लिए निकाल लेना। 1 घंटा तुम्हें रिवीजन के लिए निकालना होगा। 1 घंटा ये 1 घंटा ये, पर डे 2 से 3 घंटा। और फिर जब तुम सिलेबस खत्म होने के बाद 4-5 कम से कम तो 10 मॉडल यानी मॉक 10 को सेट मॉक करवाएंगे। 10 को कम से कम मॉक 10 को मॉक हम तुमको करवाएंगे। यानी 10 मॉक में लगभग 1000 ऑब्जेक्टिव होगा। 1000 ऑब्जेक्टिव, और फिर प्रश्न होगा, पूरा थ्योरी वाला फिर प्रश्न होगा, वो सब हम करवाएंगे। अभी धीरे धीरे अभी तुम लोग को हम सिर्फ सिलेबस कवर करवाएंगे। सिलेबस कवर करने के बाद ये भूलना नहीं, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पहले पढ़ो फिर रिवीजन करो, ठीक है। रियल नंबर है क्या? रियल नंबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। आप देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, अब इसे समझते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है, अब इसे समझते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या क्या है मेरे भाई और बहन दोनों, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे भाई बोल दिए तो सिर्फ भाई देखेगा, बहन, मेरे भाई बहन दोनों के लिए परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या क्या है मेरे भाई बहन? अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते
हैं, नहीं लिख सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा एक चीज और है, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और समझो। अच्छा p और q जो है मेरे भाई बहन, p और जहां p और q एक पूर्णांक, p और q क्या है? पूर्णांक। p और q क्या है? p और q पूर्णांक है, पूर्णांक। और ये भी जहां अपरिमेय संख्या जहां p और q पूर्णांक है। अच्छा मेरे भाई बहन, पूर्णांक पर तुम लोग को ये समझ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझने से पहले थोड़ा सा पूर्णांक बताना होगा। पूर्णांक आप लोग को पूर्णांक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, पूर्णांक समझ में तुम्हें नहीं आएगा। हम एक एक टॉपिक यानी हम जो पढ़ाएंगे मेरे भाई बहन, पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, यानी पहले कॉन्सेप्ट करवाएंगे फिर सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट फिर सवाल, कॉन्सेप्ट फिर सवाल। ठीक है, अभी हम देखो तुम लोग को थोड़ा सा पूर्णांक बताते हैं। पूर्णांक है क्या? पूर्णांक जिसे हम इंटीजर पूर्णांक समझते हैं। पूर्णांक है क्या, फिर हम परिमेय संख्या को फिर हम डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करेंगे, एकदम पूरा, एकदम एक एक चीज को, यानी ऐसा तुम्हारा कोई भी चीज, यानी यहाँ हम पॉइंट क्यों दिए, यहाँ हम दशमलव क्यों दिए, ये भी हम तुम लोग को बताएंगे कि यहाँ ऐसे क्यों हुआ। यानी मैथ को पूरा गुर्दा पुर्जा फाड़ के रख देंगे, एकदम एक एक चीज एकदम बता कर रख देंगे एकदम। ऐसा कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसका हम एक पॉइंट ना उठाएं, यानी हर एक पॉइंट उठाएंगे। हम पी बाई क्यू क्यों लिखे, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखे, सब हम बताएंगे। अच्छा यहाँ पूर्णांक आया, देखो अब यहाँ पूर्णांक आया, तो हम पूर्णांक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पूर्णांक है क्या, तो पूर्णांक देखो क्या है। पूर्णांक पूर्ण संख्या में अगर घनात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो पूर्ण संख्या में अगर घनात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। यानी पूर्ण संख्या में अगर घनात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक है। अब देखो, अब हम तुम्हें इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं क्या है क्या एग्जाम्पल। पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या समझते हो मेरे भाई बहन, पूर्ण संख्या समझते हो? थोड़ा सा यहाँ हम पूर्ण संख्या के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में, फिर धनात्मक संख्या के बारे में, तब हम जाके थोड़ा सा फिर पूर्णांक पर जाएंगे। पहले पूर्ण संख्या के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर धनात्मक संख्या के बारे में बताएंगे, फिर तब हम जाकर
पूर्णांक पढ़ाएंगे। तो देख लेते एक बार पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, एक चीज, अगर ऑडियो, अगर जो वॉइस में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन भी खुला रहेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट पिन कर देना कि सर मुझे नहीं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। इससे तो वीडियो विजिबल होगा। वीडियो भी अगर विजिबल नहीं होगा तो फिर हमें कमेंट सेक्शन कर देना। कमेंट में फिर हम देखेंगे, वीडियो अगर विजिबल नहीं है तो फिर हम ऐसा तो 1080 के कर रहे हैं रिकॉर्ड, फिर 4K में रिकॉर्ड कर लेंगे। और तो 4K में तो पूरा कंफर्म है कि दिखाई देगा ही। ऐसे थोड़ा 4K में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम 4K में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, 1080 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम तुम सबको पूर्णांक संख्या हो गया, अब हम पूर्ण संख्या बताते हैं। थोड़ा सा पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। क्या पूर्ण संख्या? देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है क्या? अच्छा, पूर्ण संख्या से पहले अच्छा थोड़ा सा हम पूर्णांक बता रहे हैं ना, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम हो जाता है, यहाँ पर बताते हैं। पूर्ण संख्या, अच्छा पूर्ण संख्या से पहले थोड़ा सा हम प्राकृतिक संख्या बताते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या से पहले हम थोड़ा सा प्राकृतिक संख्या है क्या? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखो, गिनती यानी काउंटिंग, सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। काउंटिंग जो काउंटिंग करते हो, जैसे कि हम कितने, एक, तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसे काउंटिंग करना है। जैसे पेड़ पौधा, उसे मतलब काउंटिंग, मेन रूप से काउंटिंग ही तुम्हारा नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इन्फिनिटिव, यानी इसका अंत नहीं है। अनंत का भी अंत है, अनंत का भी, इन्फिनिटिव का भी अंत है। ये भी बात नहीं, अभी तुमको ये सब समझ में नहीं है, अभी तुम बताएंगे। अभी और धीरे धीरे जब आगे क्लास बढ़ते जाएंगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि अनंत का भी अंत है। ऐसा नहीं कि अनंत का अंत नहीं, अनंत का भी अंत है, कहीं ना कहीं है। तो अच्छा, प्राकृतिक संख्या, अंत तो इसका पता नहीं है, अंत तो मेरे भाई बहन इसका पता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक से। एक प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। तो इसका शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? एक से। प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। ठीक, अब हम पूर्ण संख्या होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, नेचुरल नंबर। अच्छा, पूर्ण संख्या यानी गिनती, पूर्ण संख्या गिनती, यानी गिनती की संख्या में अगर जो गिनती की संख्या में अगर जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर जो हम शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर जो हम
गिनती की संख्या में अगर जो पूर्ण संख्या को गिनती की संख्या में अगर जो शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं, गिनती की संख्या में अगर गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया, गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या है तो वह पूर्ण संख्या है। तो वह क्या है? पूर्ण संख्या। यानी गिनती की संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या है। अब देखो कैसे एग्जाम्पल्स हम तुम लोग को समझाते हैं। एग्जाम्पल हम तुम लोग को उदाहरण से समझाते हैं। जैसे गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। अब इसमें गिनती की संख्या में यानी इसमें गिनती की संख्या में अगर शून्य को अगर हम शून्य को गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को और ये शून्य को हम शामिल कर दे, ये अगर शून्य को हम शामिल कर दे, ये शून्य को शामिल कर दे तो होल नंबर में पूर्ण संख्या बन जाती है। बहुत सिंपल है मेरे भाई बहन। कुछ यानी रटना तो है ही नहीं, बस सिर्फ ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल यानी हर वो चीज एग्जाम्पल से रिलेट करके याद रखो। बस देखना नहीं, बस समझना। अगर समझ गए तो रटने की कोई परिभाषा तो हम ऐसे थोड़ी हम बहुत से टाइप से लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जिसे हम कौन गिनती की संख्या को हम गिनती करते हैं उसमें प्राकृतिक मतलब तुम अपने मन से भी जो मतलब तुम्हारे सटीक मतलब लगे कि ना ये से भी हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि यही डिफिनेशन लिखें, लेकिन उसका उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो मैथ को ऐसे मैथ से बहुत बच्चे को डर लगता है, बच्चियों को डर लगता है, खास करके लड़की को तो मैथ से बहुत डर लगता है, मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं मैथ को एकदम ना बोले कि मैथ को एकदम खोल कर तुम्हारे सामने रख देंगे पूरा एकदम एक एक चीज का। ऐसा कोई चीज नहीं जो कि हम छोड़ेंगे। पूरा मैथ का हम एक एक चीज पूरा चीज सिस्टम को हम पूरा एकदम खोल के रख देंगे, एकदम एक तहस नहस करके रख देंगे। हम बोले ना मेरे बहन स्पेशलिस्ट, हम बोले ना अगर जो यहाँ दशमलव हम क्यों दिए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कि हम दशमलव क्यों दिए, हम इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ दशमलव क्यों आया। ठीक, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ जीरो, अब यहाँ हम जीरो क्यों दिए हम इसके बारे में डिस्कस किए ना। अरे हर एक चीज पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा तुम्हारे कोई चीज नोट जितना भी मेहनत लगेगा हम तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जितना भी यानी तुम्हें लास्ट तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हारा एग्जाम ना हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए तब तक हम ऐसा लास्ट तक तुम्हें जब तक मुझसे पढ़ोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या समझ गया, नेचुरल नंबर समझ गया। अब देखो कि यही से पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या में अगर धनात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी, यही है धनात्मक संख्या। हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो धनात्मक संख्या को भी हम शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या क्या है मेरे भाई बहन? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव, यानी ये हुआ पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अब इसमें कहता है धनात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए।
यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में घनात्मक यानी पूर्णांक घनात्मक संख्या नहीं, सॉरी मेरे भाई बहन, सॉरी, ऋणात्मक संख्या को शामिल करना है, घनात्मक संख्या नहीं। घनात्मक संख्या तो ये है ही, ऋणात्मक संख्या, घनात्मक संख्या नहीं, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक यानी सॉरी, हम गलती से बोल दिए थे, हो जाता है फ्लो में कभी कभी मिस्टेक होना, कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक है, अब हम ऋणात्मक संख्या -1 -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी अब देखो, यानी पूर्णांक वह है जो अगर पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ देखो पूर्ण संख्या, और यहाँ से यहाँ देखो ऋणात्मक संख्या, यहाँ से यहाँ पूर्ण संख्या है और यहाँ से यहाँ ऋणात्मक संख्या है, पूर्णांक, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। अब देखो जीरो में हम ना तो प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे, जीरो अपने आप में संपूर्ण है, जीरो अपने आप में संपूर्ण है, इसे ना तो प्लस की जरूरत है ना तो माइनस की जरूरत है, जीरो अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, जीरो अपने आप में संपूर्ण, ना तो इसे प्लस लगाने की जरूरत है ना तो इसमें माइनस लगाना। कभी भी आज तक दुनिया में तुम जितना भी मैथ पढ़ोगे, दुनिया में जितना भी मैथ पढ़ लो, चाहे तुम 9th का पढ़ लो, 10th का पढ़ लो, 8th का पढ़ लो, 7th का पढ़ लो, चाहे 11th का पढ़ोगे, 12th का पढ़ोगे, IIT JEE मतलब JEE कुछ भी, किसी का भी मैथ का बुक पढ़ लो, चाहे तुम जनरल का मैथ पढ़ लो, कोई भी, जीरो ना तो प्लस लगाते हैं ना तो माइनस लगाते हैं, ना तो जीरो में प्लस लगाते हैं ना, क्योंकि जीरो अपने आप में संपूर्ण, जैसे अंक अपने आप में फिक्स अंक 10 ही बना है, इससे ज्यादा अंक है ही नहीं। मैथ वहीं से स्टार्ट होती है, मैथ 10 ही, मात्र 10 ही अंक है और उसी से पूरा खेल खेलते हैं, पूरा एकदम मैथ का पूरा एकदम बस 10 ही अंक से हम पूरा ये सब पूरा लिखते हैं, 10 ही अंक से ये सब चल रहा है, 10 ही अंक से। तो 0 1 2 3 4, अच्छा ये पूर्ण संख्या है। अच्छा पूर्ण संख्या में एक चीज तुम गौर किए मेरे भाई बहन, देखो यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक संख्या है। ये तो 0 0 है जो अपने आप में संपूर्ण है, यहाँ से यहाँ ऋणात्मक संख्या है, यानी यहाँ से यहाँ ऋणात्मक संख्या है, यहाँ से इधर प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से यहाँ पूर्ण संख्या है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ से इधर ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ से यहाँ धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या तो है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे पूर्णांक भी कहते हैं। यानी ऐसा भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं, अपने हाथ में डेफिनेशन। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, कॉन्सेप्ट बोलते हैं बार बार कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया है तो अपने सब कुछ अपने खुद तुम बना लोगे। अब जैसे यहाँ हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्णांक कहते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी बोल सकते हैं, हाँ ये भी है। तो यहाँ से इधर नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से यहाँ ऋणात्मक संख्या है, ये शून्य है, और यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ से इधर निगेटिव नंबर है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, हम इसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा मतलब यहाँ पर पूर्णांक आ गया, P और Q एक पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। हम इसे बताने में हम तुम्हारा इतना टाइम लिए, इतना पूरा टाइम लिए। एक सब मैथ का इतना प्रोसेस है, प्रोसेस बाय प्रोसेस, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है मैथ, एक दूसरे से दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये है वो है, कुछ नहीं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होती है मैथ, एक दूसरे से कनेक्ट करके हम
चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। समझा? और क्लियर पूरा होना चाहिए। अब देखो तुम पूर्णांक हम समझा दिए, होल नंबर समझा दिए, नेचुरल नंबर समझा दिया। अब हम तुमको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर ही यहीं से स्टार्ट ही होता है, तो इसे पूरा डिटेल्स पूरा एकदम गुर्दा पुर्जा पूरा फाड़ के रखना बहुत जरूरी है। एक एक चैप्टर को एकदम सब ऊपर में रहने देता हूँ। P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक समझ गए हो? पूर्णांक देखो, P और Q एक पूर्णांक है। अब हम देखो पूर्णांक कैसे लिखते हैं। पहले देखो एग्जाम्पल देते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये भी हम समझाएंगे। ये भी समझाएंगे Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे, Q बराबर नॉट इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिखे, Q बराबर नॉट इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिखे, 0 ही क्यों लिखे, ये भी बताएंगे। P और Q एक पूर्णांक हो जिसे हम P और Q एक पूर्णांक हो जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। जैसे P और पूर्णांक, जैसे 4/5, 4/5 परिमेय संख्या है, 4/5 परिमेय संख्या है। P और Q दोनों पूर्णांक है, P और Q दोनों पूर्णांक है, 4, 5 दोनों पूर्णांक है, 4, 5 दोनों पूर्णांक है। जैसे 2/7, 2/7, 2/7, 2/7, 2/7, 2 सही 7, 2/7, 2/7, 2 सही 7, यानी 2/7 क्या है, यह क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ, 2 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक, यानी 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब 2 भी और 7, 2 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। अब माइनस 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 5/2, -5/2 क्या यह परिमेय संख्या है? तो -5/2 भी परिमेय संख्या है। कैसे? माइनस माइनस अवकाश लिए पूर्णांक, क्योंकि P और Q एक पूर्णांक है, तो P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, तो -5 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। अब जैसे -7, ये भी एक पूर्णांक है, क्योंकि बटा में नीचे 1 देंगे तो -7/1 हो जाएगा, ये भी पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या है। जैसे 6/7, ये भी मतलब, अब जैसे एक 5 ले लो, 5 भी एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, 2/7 भी है, -5/2 भी। यानी एग्जाम्पल इसमें दें, एग्जाम्पल दे तो 7/2, 4/5, -5/2, -2 डॉट डॉट, यानी इन्फिनिटिव, यानी परिमेय संख्या जिसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ P और Q एक पूर्णांक है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझिए। अब देखो P by Q यानी P अगर एक पूर्णांक है, P और एक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ कहोगे पूर्णांक अगर यहाँ पर यह 0 भी तो पूर्णांक में ही आता है, फिर हम Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखे हैं? क्योंकि P के वैल्यू, अगर P एक पूर्णांक लिए 4, Q का अगर 0 हम लिए तो क्या कभी 4/0, 4/0 इससे कभी ये भाग करके इसका कभी भी भागफल देगा? कभी नहीं देगा, कभी नहीं दे पाएगा। 4/0, 0 से भागा अगर हम 4 में देते हैं, नहीं 4/0, 4/0 समझते हैं बेटा? 4/0 मेरे भाई समझते हो ना? 4/0 हम 4 अगर 0 हम लिखे तो a भागा अगर जो b लिखते हैं, ये भागा b लिखते हैं, तो 20 हमेशा भाग a में देते हैं, यानी a/b हमेशा 20 भाग हम a में देते हैं, 20 भाग हमेशा a में देते हैं, 20 भाग हमेशा a में देते हैं, 20 से भाग हमेशा a में देते हैं, 20 से भाग हमेशा a में देते हैं, 20 से भाग हमेशा a में देते हैं। ये भागा अगर जो b लिखे या 4/0 लिखे तो 0 से भागा हम 4 में देंगे, तो 0 अगर जो एक बार में लगाओ तो 0 × 0 0 लग ही जाएगा, 0 × 5 फिर 0, 0 × 6 0, यानी इन्फिनिटिव, इसका मान ही नहीं निकलता है, इसका मान ही नहीं निकल रहा है, इसीलिए Q बराबर नॉट इक्वल टू
जीरो लिखते हैं, क्यू बराबर नॉट इजकल टू जीरो। लेकिन अगर जो 0/4 लिखेंगे तो इसका मान निकलेगा 0/4। अगर लिखते हैं 0/4, अगर 0 से भागा 4 से भागा अगर 0 में देना है तो इसका मान निकलता है। देखो 4 भागा 0, 4 से 4 गुना 1, 4 आ जाएगा, 4 गुना 0 0 0, ये भी 0, ये भी रिमाइंडर भी आ गया, भागफल भी आ गया, भाज भी आ गया, भाजक भी आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं आता है, इसीलिए क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो लिखते हैं। हाँ, परिमेय संख्या समझ गए, परिमेय संख्या समझ गए हो। अब हम तुम सबको अपरिमेय संख्या समझाते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जैसे √7, √7 को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन वही अगर √9 है तो √9 का वर्गमूल 3, तो 3/1 ही हम 3 √9 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन √7 को हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखते हैं, √7 को अपरिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। अच्छा, √10 ये भी अपरिमेय संख्या है, √10 ये भी अपरिमेय संख्या है। अब जैसे कि 0.2 0.2 परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे हम 1/5 यानी इसे हम 1/5 इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन 0.3333 0.3113 डॉट 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 इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगर जो कोई 1.4 डॉट 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 अगर पड़ गया, 1.424 डॉट डॉट अगर पड़ गया तो इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर जो दशमलव फिक्स मतलब 0.34 है, मात्र 0.34 है, इसके आगे अगर डॉट 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 नहीं लगाया है तो इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। लेकिन अगर डॉट डॉट लग गया तो इसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। समझ गया, समझ गया मेरे भाई बहन, समझ गया। अच्छा, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो हम क्यों लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ये तो हम समझा ही दिए हैं। तो मुझे लगता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरी तरीका से मेरा उम्मीद है हम तुम्हें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पूरा हम क्लियर कर दिए होंगे। और अगर कुछ बचा है तो कमेंट सेक्शन तक खुला होगा। मेरे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, डिसलाइक भी और करने का मन है कि नहीं अच्छा नहीं है तो डिसलाइक भी करना है, और कमेंट जरूर करना। कमेंट करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें, क्योंकि एक टीचर वही है जो हर चीज़ कुछ ना कुछ रोज सीख रहा है कि ना यहाँ गलती किए यहाँ सुधार करेंगे। टीचर वही है जो विद्यार्थी की तरह है, मास्टर की तरह नहीं, विद्यार्थी की तरह सोचता है। वही एक बहुत बड़े महान टीचर हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने अनुसार तुम्हारे अनुसार। टीचर कहने का मतलब है कि विद्यार्थी जीवन में रह के टीचर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या तुम्हारा रियल नंबर यहाँ से स्टार्ट किए। अब वास्तविक संख्या तो समझा दिए हैं। ऐसे जब पूरा बताएं कि पूरा कॉन्सेप्ट सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सब कुछ हम बताएंगे। मतलब सब कुछ बताएंगे जब मतलब जैसे जैसे आएगा। मतलब अभी अगर हम तुमको बता दें बगल से कि देखो भाज्य संख्या ये है, अभाज्य संख्या ये है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ पहले से मतलब लगेगा एक तरह से
मतलब हमें परिभाषा रटाया जा रहा है, उसमें तुमको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। यानी जब सवाल आएगा तो सवाल लगेगा कि नहीं ये सवाल है, अब ये सवाल बताना है, इसके पहले हम कॉन्सेप्ट बता दें तो बेहतर रहता है। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ अगर सवाल तुम अप्लाई कर लेते हो ना तो तुम्हें समझ में चीजें आने लगती है, बहुत अच्छा तुम्हें मजा भी आने लगता है पढ़ने में। लेकिन हम पहले कॉन्सेप्ट बता दें फिर हम सवाल करवाएंगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। आज अगर जो हम सवाल कॉन्सेप्ट बता दें फिर हम कल सवाल करवाएंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में, मजा आएगा ही नहीं। लेकिन अगर जो हम आज ही पहले कॉन्सेप्ट बता दिए फिर सवाल करवाए, फिर पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल, तो मजा आएगा पढ़ने में ना। मैथ का एकदम, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है मजा आता है पढ़ने, पूरा मजा है। तुम अगर चीजें को समझते जाओगे समझते जाओगे समझते जाओगे तो मजा आएगा पढ़ने। ठीक है, तो तुम्हारा आज का चैप्टर, थोड़ा सा चैप्टर बताने से पहले थोड़ा सा भाज्य संख्या की जरूरत पड़ेगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इसकी थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है क्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्या जिसका, अच्छा हम बताएं ना, जहां जहां आएगा जरूरत पड़ेगा हम तुमको बताते जाएंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। पहले भाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनका वे संख्याएं जिनका फैक्टर यानी गुणनखंड दो से अधिक है, दो से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड यानी जिसका फैक्टर, अब हम फैक्टर पर डिस्कस करेंगे फैक्टर है क्या। हम बोले ना एक एक पॉइंट, जहां तुम्हें लगेगा कि बच्चा ये यहाँ नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि गुणनखंड बहुत सा बच्चे को गुणनखंड और गुणन दोनों में दिक्कत है, तो गुणनखंड और गुणन दोनों अभी हम एक साथ डिस्कस कर देंगे। थोड़ा सा गुणनखंड और गुणांक हम एक साथ डिस्कस कर देंगे। और अभाज्य संख्या वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, वे संख्याएं, ये दोनों में एक साथ इसीलिए दोनों पढ़ा कि दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाते हो, दोनों कंफ्यूजन रहता है तुम लोग, इसीलिए दोनों कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभाज्य संख्या में वे संख्या जिनका गुणनखंड केवल यानी ओनली 2 हो, सिर्फ 2 हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे एक परिभाषा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न नहीं लगता है कि एक से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य, मॉडर्न तरीका नहीं है। तो वे संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2। अब देखो हम तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा गुणनखंड थोड़ा सा हम तुम लोग को डिस्कस करते हैं। गुणनखंड फैक्टर गुणनखंड फैक्टर यानी फैक्टर गुणनखंड वैसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे हम छोटे छोटे रूप में करके फिर हम अगर मल्टीप्लाई करें फिर वही रूप में आ जाए, उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में समझो, जैसे 12 का फैक्टर, अब देखो 12 का फैक्टर हम निकालते हैं। 12 का फैक्टर, एक सबसे छोटी फैक्टर हमेशा 1 होती है, सबसे छोटी फैक्टर हमेशा 1 गुना 12, 2 गुना 6 12, 3 गुना 4 12, 4 गुना 3 12, फिर आ गया। इसीलिए कहाँ तक 1 2 3 1 12 2 6 3 4। देखो एक संख्या को छोटा करने के बाद उसी संख्या के मल्टीप्लाई करने फिर वही संख्या प्राप्त हो, उसे हम फैक्टर कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझ, जरूरी है परिभाषा तो हम खुद से बना देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, डेफिनेशन ऐसे कर देते हैं, लेकिन अगर तुम एग्जाम्पल से समझ के तुम यहाँ चले जाओगे तो मजा आएगा। तुम एकदम वहाँ से यहाँ तुम एक तरह से अति कर दोगे। यहाँ पर ये सेटअप
डिफाइन कर दोगे। लेकिन अगर तुम वहाँ से यहाँ, इसीलिए एग्जाम्पल हमेशा सब कुछ में हम तुम्हें एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हम तुम्हें समझाते हैं, हमेशा उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि फैक्टर ये है। ठीक, अब 12 का फैक्टर, 12 का फैक्टर क्या है? 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि डॉट डॉट इनफिनिटी, नहीं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 5 6 का टोटल फैक्टर है। टोटल कितने फैक्टर है? टोटल 6 फैक्टर है। इसी को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 5 का फैक्टर 1 गुना 5, 1 5 होगा। जैसे 6 का फैक्टर 1 6, 2 3, 3 2, रिपीट हो जाए, रिपीट जैसी होगा स्टॉप कर देंगे, रिपीट। तो ये 4 गो फैक्टर है, कितना? 4 फैक्टर है। इसी को हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड। अब थोड़ा गुणांक के बारे में, मल्टीपल के बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। गुणांक, गुणांक थोड़ा सा हम गुणांक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुणांक है क्या? गुणांक यानी मल्टीपल। गुणांक, गुणांक के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। गुणांक है क्या? थोड़ा सा हम गुणांक के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। गुणांक है क्या? गुणांक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। गुणांक है क्या? तो गुणांक क्या है? गुणांक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा डिस्कस करते हैं। गुणांक है क्या? गुणांक, गुणांक जैसे कि हम 12 का गुणांक, तो 12 का गुणांक क्या है? 12 का गुणांक क्या है? 12 का मल्टीपल है। 12 का गुणा यानी 12 का मल्टीपल, तो सीधा मल्टीपल यानी 12 का मल्टीपल करना, वही तो गुणांक, सिंपल है। तो 12 कम 12, 12 9 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 4 72, इसमें लेकिन डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन फैक्टर में इन्फिनिटी, अति सॉरी, क्या बताया था? हाँ, गुणनखंड यानी गुणनखंड में अनंत नहीं है, उसमें अंत है, अंत। 6 का फैक्टर 4 ही होगा, 6 का फैक्टर 4 ही होगा। 1 6, 2 3, 3 2 नहीं होगा, रिपीट हो गया, यानी 4 ही होगा। इसका फैक्टर 4 ही होगा, ये इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसका गुणांक मल्टीपल अनंत इन्फिनिटी तक जाएगा। समझिए, अरे हर एक चीज को क्लियर करो, हर एक चीज को हम क्लियर कर देंगे मेरे भाई बहन। एक एक चीज, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। कोई ऐसा तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो फैक्टर समझ गए हो, यानी फैक्टर समझ गए हो, मल्टीपल भी समझ गए हो। लेकिन अभी मल्टीपल की जरूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन के लिए मल्टीपल बता दिए। तो भाज्य संख्या, गुण जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब जैसे एक का गुणनखंड 2 से अधिक है मेरे भाई बहन। देखो, एक का गुणनखंड क्या लेंगे? एक एक, खत्म। तो एक का गुणनखंड 1 से अधिक है, एक से ये 2 से अधिक है, नहीं है। 2 का गुणनखंड 1 2, 2 से अधिक है। 3 1 2, 1 3, 2 से अधिक है। 4 4 1 2, 2 1 2, अति सॉरी 1 4, 2 2, 1 4 2 2, यानी 1 4 2 2, 1 4 2 2, यानी 1 2 4, यानी हाँ, यानी 4 भाज्य संख्या है। 4 का फैक्टर 3 गो आता है। 4 का फैक्टर 3 गो आता है। 4 का फैक्टर कितना आता है? 1 से भी कटता है, 2 से भी, 4 से भी, यानी 4 जो है भाज्य संख्या है। अब 6 भी भाज्य संख्या है, लेकिन 5 भाज्य संख्या, एक ही 5 है, यानी 4, यानी एग्जाम्पल आएगा कि 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है। 7 भी नहीं होगा, 7 का फिर फैक्टर एक साथ ही होगा, 2 ही होगा। अच्छा, 8 भी है, यानी 8 का भी लगभग 1 8 2 4,
3, 1 8, 2 से 3 से 4 से 4 दूना 8, 4 4 2 4 रिपीट हो गया तो नहीं होगा, तो मतलब इसका भी 1 2 3 4 4 को इसका भी फैक्टर नहीं, 8 भी भाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या जिनका दो, केवल दो, अच्छा एक का है, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर तो एक ही होता है, इसका फैक्टर तो एक ही होता है, इसका तो नहीं होगा। इस बस सब कंफ्यूजन नहीं होना है, समझना है, क्योंकि इसका फैक्टर एक ही होगा, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब दो, दो हम बताए ना, दो दो तो होगा, क्योंकि एक तो सबसे कटता, एक दुनिया में जितना भी अंक है, जितना भी संख्या है, एक तो सबसे कटता है, एक तो कटेगा ही, एक एक और दो, यानी दो, दो इसका मतलब अभाज्य संख्या है। तीन, तीन भी देखो, एक दो, सॉरी एक तीन, एक एक तीन, एक तीन, यानी तीन, एक और तीन, इसका मतलब कि एक तीन से ज्यादा इसका है, केवल दो फैक्टर होना चाहिए, इसका मतलब तीन भी अभाज्य संख्या है। चार, पाँच, चार तो नहीं है, चार क्योंकि भाज्य संख्या, पाँच, पाँच देखो, एक पाँच, एक पाँच, यानी पाँच भी अभाज्य संख्या है। यानी अब एग्जाम्पल दें हम इस तुम्हें, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी डॉट डॉट इन्फिनिटी, यानी ये सब भाज्य संख्या, ये सब अभाज्य संख्या और ये भाज्य संख्या है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गया, अब हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हो गया, अब हम तुम लोग को, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ तुम्हारा टॉपिक जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, वहां से स्टार्ट है तुम्हारा सवाल बताना। उससे पहले तुम लोग को एलसीएम और एचसीएफ का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ है क्या, एलसीएम और एचसीएफ है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि आगे आने वाले यूक्लिड विभाजन थ्योरम से हम तुम्हें, तो वहाँ पर एचसीएफ मेथड से ही हम तुम्हें एचसीएफ, वहाँ तो भाग मेथड से होता है, लेकिन एचसीएफ का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, हम बोले ना कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरे भाई बहनों कॉन्सेप्ट तुम अच्छा से समझ गए ना, तो इस सवाल को तुम ऐसे ही उड़ा दोगे, उड़ा दोगे एकदम। अगर तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझो ना, तुम्हें बहुत एकदम दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बहुत। अब एलसीएम और एचसीएफ हम तुमको पढ़ाते हैं। एलसीएम और एचसीएफ है क्या, थोड़ा सा बस 2 मिनट, उसके बाद फिर हम, आज ज़्यादा नहीं, आज बहुत, एक देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पहले। हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और लगभग 1 घंटा 8 मिनट हो गया, 10-5 मिनट और पढ़ाएंगे, एक तो हिसाब वहाँ से लेंगे, क्योंकि वहाँ भी अभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में ही अभी तुम लोग को वहाँ भी अभी 10-15 मिनट, इसीलिए एलसीएम को कल डिस्कस कर लें, कल थोड़ा सा कर ही देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ है क्या, तुम लोग बच्चा मैंने पूरा एकदम बायात किस्म से पढ़े होगा, मुझे पता है, मुझे सब पता है तुम सब कैसे पढ़े हो, मुझे पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत, तुम सब पढ़े होगा इससे 4 कैल्शियम निकालो, 6 कैल्शियम निकालो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता है, बस तुम निकाल देते हो, तो पता नहीं चलता है कि सच में ऐसे एलसीएम है। ये देखो आज रियल एलसीएम और एचसीएफ से रूबरू करवाते हैं कि है क्या। इसका डिफिनेशन समझो बेटा, इसका डिफिनेशन समझो मेरे भाई बहन, देखो कैसे है। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ, का मतलब समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा तुम्हें लगता अभी कंफ्यूजन होगा कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें सबसे छोटका आता है आंसर। जब भाग डिवीजन मेथड से हम निकालते हैं, जैसे 25 और 7 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें जो सबसे छोटका होता है वही इसका आता है, कि वही आता है इसका आंसर। जबकि यहाँ आप लिखे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें लिखे हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जबकि इस एलसीएम निकालते हैं 12 के, तो जितना आता है गुणा कर करके 12 24 का निकाले तो 24 जो सबसे बड़ा है बड़ा वाला ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे लोएस्ट लिखे हैं। अरे भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कॉन्सेप्ट समझो। देखो हम तुम्हें बताते हैं, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल तभी हम तुमको डिस्कस कर दिए, इसीलिए थोड़ा सा मल्टीपल और फैक्टर के बारे में भाज्य और अभाज्य संख्या बताना जरूरी था। इसीलिए थोड़ा सा वहां से, क्योंकि यहाँ से वहां रिलेट करता है, इसीलिए मल्टीपल और फैक्टर हम बता दिए। कॉमन, कॉमन तो तुम जान ही रहे हो। कॉमन, कॉमन दो तीन, कॉमन ऐसा नहीं कि दो, कम से कम कॉमन, कॉमन कम से कम दो चीज में करेंगे, कम से कम दो चीज में कॉमन करेंगे। ज्यादा जितना है, जरूरी थोड़ी है कि दो चीज में ही कॉमन करना है, तीन चीज में भी हो सकता है, चार चीज में भी, पांच चीज में भी, छह चीज, सात चीज, आठ चीज, यानी डॉट और इन्फिनिटिव तक। कॉमन का मतलब ये नहीं कि दो ही एक ही दो ही चीज में करना है, दो ही चीज में तुलना करके कॉमन करना है। तीन चीज, चार चीज, सब पांच चीज, छह, एक दूसरे को कॉमन, जो एक दूसरे को मिलता है उसी को हम कॉमन कहते हैं। ठीक, जैसे ये दोनों देखो मिल रहा है, दोनों मार्कर है, दोनों ही मार्कर है, तो दोनों ही कॉमन है। लेकिन दोनों में देखो ये रेड है और ये ब्लू है, लेकिन ये कहें कि दोनों ही क्या है, दोनों मार्कर है, तो दोनों कॉमन हो गया, मार्कर कॉमन है दोनों। जब अब तीन गो रहता तो तीन भी होता, अब मान लो एक ब्लैक वाला रहता तो वो भी मार्क करता, तो तीन में भी कॉमन निकाले। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो हम तुमको बताते हैं कि 8 और 12 का, 8 और 12 का एलसीएम, एलसीएम क्या है, और एचसीएफ यानी 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। देखो यहीं से तुम्हारा सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 8 और 12 का सबसे पहले तुम एलसीएम निकालो। 8 और 12 का एलसीएम क्या कहता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल करना है किसका, 8 का। 8 का मल्टीपल करो, 8 का 8, 8 9 16, 8 3 24, 8 6 32, 8 5 40, 8 6 48, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। 12 का मल्टीपल करना है, बड़का 12, 12 9 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी 8 और 12 का दोनों का मल्टीपल करने के बाद कहता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट सबसे कम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम जो कॉमन है उसी को हम कहेंगे एलसीएम, उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। अब देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे लोएस्ट क्या है, 8 है, इसमें 8 है तो इसमें 8 है नहीं, इसका मतलब 8, 16 इसमें, लेकिन इसमें है नहीं है, 12 इसमें, लेकिन इसमें 12 है नहीं है, 24 इसमें 24 है और इसमें भी 24 है, यानी लोएस्ट सबसे कम जो कॉमन मल्टीपल है 24। और आने तो आएगा, और देखो 48 भी दोनों कॉमन है, 40 32 नहीं, लेकिन 48 भी 48 कॉमन है,
और आएगा 60 भी 38 56 64 9 72 72 भी देखो आएगा, 72 भी आएगा कम, लेकिन नहीं 72 नहीं लेना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का लेना है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं लेना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। यही हो गया तुम्हारा एलसीएम। तो 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा। 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 24। यहाँ से तुम्हारा रियल कॉन्सेप्ट, ऐसे तुम कैसे निकालते हो 8 12 का एलसीएम, ऐसे इस तुम्हें समझ ही नहीं पाता, तुम समझ नहीं पाते हो कि ये है क्या। इसे भी हम डिफाइन करेंगे कि है क्या। 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, यहाँ से भी तुम एलसीएम निकाल सकते हो। हम तो 8 12 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, 12 का 2 मल्टीपल करेंगे कुछ मतलब हम तो निकाल, हम तो शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट से शॉर्ट भी, बड़ा से बड़ा भी, हमारी कोई दिक्कत नहीं। हम कितना जानते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें हम कितना सिखा रहे हैं, तुम्हें हम कितना डिलीवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हम क्या जानते हैं नहीं जानते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। हम तुम्हें कितना डिलीवर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये समझ गए हो, ये हो गया एलसीएम। अब देखो, अब तुम्हें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम तुम्हें बताते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी फैक्टर तुम्हें हम बताया अभी फैक्टर, कुछ कुछ देर पहले हम फैक्टर डिस्कशन किए थे, मल्टीपल डिस्कशन किए थे, मल्टीपल है क्या, फैक्टर है क्या एकदम। तो यहाँ आ गए, अब यहाँ तो बता दिए हैं, तब देखो हम फैक्टर निकालते हैं। जैसे 8 और 12 का, सबसे पहले 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 8 2 4 3 3 4 4 4 2 हो गया तो रिपीट हो गया, यानी इसका जो 8 का फैक्टर होगा 1 2 4 8। ये बोलते हैं, ये बोले ना बेटा कि 8 अथी मेरे भाई बोले ना 1 2 4 8, यानी इन्फिनिटी इसमें फिक्स है कि 4 को फैक्टर है। अब 12 का फैक्टर निकालो, 1 12 2 6 3 4 4 3, यानी 1 2 3। इस 12 का फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 12, 4 6 12। अब देखो, अब इसमें क्या कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट की बात किया है, लोएस्ट की नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक एक भी कॉमन है, एक एक भी कॉमन है लेकिन एक एक नहीं होगा, हाईएस्ट की बात किया। दो 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 भी है लेकिन दो दो भी नहीं होगा, इसमें हाईएस्ट की बात किया। यानी 4 8 देखो इसमें नहीं है, इसका मतलब 8 नहीं है, यानी 4, इसका जो एचसीएफ होगा 4 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है। इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा वो 4, इसका जो एचसीएफ होगा 4 होगा, यानी 8 12 का एलसीएम 24 और 8 12 का एचसीएफ 4 होगा। क्लियर है, क्लियर। तो हम ऐसा करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना, पूरे तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रख देंगे, खोल के रख देंगे, टेंशन मत लो, पूरा खोल के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा इसकी थोड़ा सा जानकारी इसको देना चाहिए। तुम्हारा एलसीएम ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ एलसीएम ऐसे के थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन थ्योरम प्रमेय का जो है साहब, उसके बारे में हम तुम्हें, जब यूक्लिड विभाजन जो साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उनके अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर बताना जरूरी था, ठीक। क्योंकि वो तो हालांकि डिवीजन मेथड ही बताया है, लेकिन तुम्हें कन्फ्यूजन एलसीएम एचसीएफ का रियल दर्शन, रियल दर्शन हम तुमको कराए कि एचसीएफ एलसीएम ये है, ठीक है। अब एक हिसाब आज एक हिसाब लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें भी 5 मिनट 7 मिनट चर्चा चलेगा, 10 मिनट। इसीलिए हम लगता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम तुम लोग को कल से अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हो गया लगभग, कितना हो गया टाइम, कितना देर हो गया, बहुत से वीडियो।
लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो गया है। अब हम इस पर कल डिस्कस करते हैं। कल थोड़ा सा इसमें ये एक थोड़ा सा एक ये मेरे भाई बहन थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के भी आना, क्योंकि थोड़ा सा तुम पढ़ के आओगे ना, पहले से देख के आओगे ना कोई भी चीज़, थोड़ा सा तुम और ज़्यादा समझोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जान के आना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, क्योंकि इसी पर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साहब जो है, यही मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके तुम्हें बताया। थोड़ा सा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, थोड़ा सा इसके बारे में जान के आना है। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद मेरे भाई, तो सबको बाय।